MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बाबा बागेश्वर पर संगीन आरोप लगे। लगाने वाला कौन है आपको बताऊंगा। बागेश्वर धाम में तस्करी का सच। बाबा बागेश्वर विदेश में थे। बाबा बागेश्वर पर एक प्रोफेसर ने महिला तस्करी के आरोप लगाए कि बाबा बागेश्वर महिलाओं की तस्करी करते हैं। एक तस्वीर सामने आई जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती भेजा जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाऊं। महिलाओं को जबरदस्ती एक एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था और यह हंगामा इस वीडियो के बाद बाबा बागेश्वर पर महिला तस्करी के आरोप लगे। आप इनको पहचानती हैं? मिनी 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 है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? चार लोगों ने पकड़ के डाला है। मिनी ने बाल खींच के निकाला जहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी मेरे बाल पकड़ से निकाले इसने बाल छूट के। आप इनको पहचानती हैं? मिनी 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 है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है ये जो बाकी महिलाएं खड़ी हैं इन्हें जबरदस्ती कहीं भेजा जा रहा था। बाकी जो महिलाएं तिलक लगाए हैं, दावा ये है कि ये बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। ये दूसरी महिलाओं को जबरदस्ती भेज रही थी। इस दावे के आधार पर बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया गया कि बाबा बागेश्वर की टीम महिला तस्करी में शामिल है। और देखिए आरोप किसने लगाया है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रविकांत ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा, नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहे हैं। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेंद्र शास्त्री को सख्त सजा होनी चाहिए। अब आपको बताऊं, धीरेंद्र शास्त्री पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और शास्त्री जी कहां हैं। शास्त्री जी दरअसल विदेश दौरे पर थे, ब्रिटेन गए हुए थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उनका पार्ट भी हुआ और कई दिन तक ब्रिटेन रहे। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद बाबा बागेश्वर पहुंचे दुबई। ये तस्वीर देख रहे हैं, दुबई में बाबा बागेश्वर का स्वागत वहां के शेख ने किया है। देखिए बाबा जिस वक्त पहुंचे और उस वक्त वहां शेख पहले से मौजूद थे दुबई में और बाबा बागेश्वर का उन्होंने इस्तकबाल किया। बाबा बागेश्वर ने शेख को गले से लगा लिया है और फिर बाबा से काफी देर तक बातचीत करते रहे। बाबा को इस बात का इल्म नहीं था। ये देखिए उसके बाद 2 युवक वहां मिले जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया है। दुबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बाबा बागेश्वर जब भारत पहुंचे, छतरपुर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि महिला तस्करी का आरोप उनके ऊपर लगा। यह तस्वीर छतरपुर की मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा भक्तों से घिरे हुए थे, भक्त उनके स्वागत में खड़े थे। बाबा अपनी गाड़ी में मौजूद हैं। सनातन धर्म हमारा सदैव से उज्जवल रहा, उज्जवल था, उज्जवल है। कृपा करके बागेश्वर धाम की भ्रामक जानकारियों से आप सब बचें। देश विदेश में जिनके लाखों प्रशंसक हैं, उन पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम, बाबा बागेश्वर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आरोप। बागेश्वर धाम में महिला तस्करी का आखिर सच क्या है। वीडियो वायरल को लेकर लखनऊ के प्रोफेसर ने बड़ा दावा किया। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को फांसी की सजा देने तक की मांग कर डाली। बाबा बागेश्वर ने सारे आरोपों पर पलटवार किया। प्रार्थना है किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में ना पड़े
और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को ना पहुंचाएं, वह सनातन के ऊपर उंगली ना उठे और वह धर्म के खिलाफ लोगों को बोलने का मौका ना मिले। अब देखिए जरा बाबा बागेश्वर पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप लगाने वाला क्या है और बागेश्वर धाम की तरफ से खुद बाबा बागेश्वर ने भी इन आरोपों पर क्या कहा है। देखिए दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जिसके सामने आने के बाद दूसरी तरफ जो आप प्रोफेसर देख रहे हैं नीले कुर्ते में, इन्होंने आरोप लगाए हैं। रविकांत नाम है इनका। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर इन्होंने महिला तस्करी का आरोप लगाया। प्रोफेसर रविकांत ने 31 जुलाई को विवादित पोस्ट किया। पोस्ट में बाबा बागेश्वर पर महिलाओं की तस्करी का इल्जाम लगाया। कहा धर्म की आड़ में महिला तस्करी में शामिल है। प्रोफेसर साहब यही नहीं रुके, पूरे मामले की जांच की भी मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी की सजा देने की मांग कर डाली। धीरेन्द्र शास्त्री को पीएम मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई बताया। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई थी। 28 जुलाई की रात लवकुश नगर थाना क्षेत्र में यह एम्बुलेंस रोकी गई। इसमें 13 महिलाओं को जबरदस्ती ले जाने का आरोप था। इसी वीडियो के साथ प्रोफेसर ने बाबा पर कार्रवाई की मांग की। प्रोफेसर रविकांत के पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया। अब इस दौरान बाबा बागेश्वर 20 दिनों की विदेश यात्रा पर थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पोस्ट को लेकर एक वीडियो शेयर किया। 1 अगस्त को जारी वीडियो में बाबा ने आरोपों को साजिश बताया। कुछ लोग लगातार धाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि हम जातिवाद जैसी बीमारी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत है, बाबा ने कहा। अभी पता नहीं आगे कौन कौन क्या क्या बोलने वाला है, क्या क्या बोलेगा। हमारी आगामी पदयात्रा 7 से 16 नवंबर से शुरू हो रही है और इसको लेकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। हम मरते दम तक सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे, बाबा बागेश्वर ने कहा। सुनिए जरा, यह खबर बाबा बागेश्वर तक भी पहुंची तो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों को, कुछ लोगों ने हमको कुछ वीडियो भेजे हैं और वीडियो बताए हैं। हमारी प्रार्थना है किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में ना पड़े और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को ना पहुंचाएं। बागेश्वर धाम पर अथवा लोकल प्रशासन से किसी भी जानकारी को पहले पूर्ववत सत्यापित कर लें, इसके बाद ही लोगों तक पहुंचाएं ताकि धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, वह सनातन के ऊपर उंगली ना उठे और वह धर्म के खिलाफ लोगों को बोलने का मौका ना मिले। सनातन धर्म हमारा सदैव से उज्जवल रहा, उज्जवल था, उज्जवल है। कृपा करके बागेश्वर धाम की भ्रामक जानकारियों से आप सब बचें। किसी भी प्रकार की कोई भी विषय होगा, हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे। अब देखिए बाबा बागेश्वर पर महिला तस्करी का जिस प्रोफेसर ने आरोप लगाया है, पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाकर प्रोफेसर रविकांत फंस गए। प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ बमीठा थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। बागेश्वर धाम सेवा समिति ने सदस्य ने एफआईआर दर्ज कराई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। प्रोफेसर पर बीएनएस की धारा 353(2) लगाई गई है। झूठी अफवाह और भावनाओं को आहत करने का एक केस है। मामले में अगर दोषी करार दिए गए तो 3 साल तक की सजा होगी प्रोफेसर साहब को, कैद के साथ जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है और प्रोफेसर रविकांत चंदन एसोसिएट प्रोफेसर हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। 2022 में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया था और इसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था। एक छात्र ने प्रोफेसर रविकांत पर हमला भी कर दिया था। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं रविकांत। आरएसएस पर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। जून में उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिली थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इसकी अनुमति दी थी। अब देखिए जरा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो वायरल वीडियो सामने आया है महिलाओं से जुड़ा। अब सवाल ये, इस वीडियो की सत्यता क्या है? ये महिलाएं कौन हैं? इनका बाबा बागेश्वर के धाम से क्या ताल्लुक है? इस पूरी कहानी का सच आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में एम्बुलेंस को पुलिस ने रोका। इस एम्बुलेंस में 13 महिलाओं के सवार होने का दावा किया गया। पहचान छिपाकर ये महिलाएं धाम में रह रही थीं। इनकी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा और इसी के बाद प्रोफेसर रविकांत ने बाबा पर सवाल उठाए। धीरेन्द्र शास्त्री पर महिला तस्करी का आरोप लगाया। बाबा बागेश्वर और बागेश्वर धाम की तरफ से इस वीडियो का सच बताया गया। कुछ समय से धाम में दरअसल चोरी, चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी।
इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सेवादारों ने एक्शन लिया। बागेश्वर धाम में पहचान छिपाकर रह रहे लोगों की एक लिस्ट बनाई गई। इसके बाद इस लिस्ट को पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को धाम से निकाला जा रहा था और इसी क्रम में कुछ महिलाओं पुरुषों को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। इन लोगों को उत्तर प्रदेश के महोबा में छोड़ा जाना था। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों के लोग थे। इस बीच लवकुश नगर पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका। जांच के बाद इस एम्बुलेंस को आगे जाने दिया गया, लेकिन तभी इसका वीडियो किसी ने बना लिया और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है बागेश्वर धाम का और पुलिस क्या कह रही है। हमारे यहाँ असामाजिक तत्व कुछ महिलाएं आती हैं जो 4-4, 6-6 माह से पड़ी हुई हैं, जो गलत काम करते हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जो सुरक्षा समिति जो जांच करती रहती है, तो कई बार इन लड़कों ने पूछा भी कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कहाँ की हो, तो ना तो कुछ ढंग से बताती हैं, गलत एड्रेस देती हैं और भागने के लिए तैयार नहीं होती है। महिला कॉलर थी, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उनको वहां से अपहरण करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर डायल 100 और थाना लवकुश नगर की टीम के द्वारा तत्काल रोका गया उस एम्बुलेंस को। उसमें चेक किया गया, उसमें 13 महिलाएं थी और 1-2 पुरुष थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि वो एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की थी और उनके जो सेवादार थे उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने ये बताया कि ये महिलाएँ वहाँ पर 2-3 महीने लंबे समय से वहाँ पर रह रही हैं, इनका आचरण संदिग्ध है। तो यह हिदायत दी गई थी कि अपने अपने परिजन और अपने निवासी स्थान की ओर चली जाएं। नहीं जाने के कंडीशन में समिति का जो एम्बुलेंस है उसमें बैठा के उनको स्टेशन महोबा की ओर छोड़ा जा रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कलम ने आपको दिखाया था कि जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन चल रहा है। आसमान में आतंक के काल को उतार दिया गया है। दरअसल जो 14 में से 9 आतंकी मार दिए गए, 5 की तलाश हो रही है। वो तलाश आज भी जारी थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सेना ने आज सुबह फिर ऑपरेशन की शुरुआत की। रात के अंधेरे में जंगल में ऑपरेशन रोक दिया जाता है। सुबह फिर शुरुआत हुई। काफिला सेना का जंगल की तरफ मूव हुआ। जैसे ही कुलगाम के जंगल में पहुंची तो जंगल में फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ। फायरिंग शुरू हुई। जैसे ही आहट मिल रही थी आतंकी हो सकते हैं, वहां ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा था। और इस बार जंगलों में सिर्फ ऑपरेशन नहीं हो रहा था, खास हथियार उतारे गए हैं। ये आप देख रहे हैं, आतंकियों को मारने के लिए हेक्साकॉप्टर उतारा गया। पहली बार इसे आप देख रहे होंगे। इसके 6 हाथ, जो आपको 6 पंख नजर आ रहे हैं, इसलिए हेक्साकॉप्टर इसे कहते हैं। ये जंगल में भेजा गया, इसने बॉम्ब गिराया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, जंगलों में इसने एक ड्रॉप किया है बॉम्ब। इस तरह से एक के बाद एक कई बॉम्ब जंगल में ड्रॉप किए गए। जैसे ही जंगल में आतंकी नजर आते हैं, इस तरह का एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है, नीचे गिराया जाता है और नीचे जाने के बाद वो वहां फटता है। और सेना जंगलों में सर्च करने के लिए खास, ये आप देख रहे हैं रुद्र हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ आप देखिए, आपको हथियार नजर आ रहे हैं। इनसे गोलियां निकलती हैं, गोलियां बरसती हैं और ये गोलियां जंगलों में छिपे हुए आतंकियों पर भी बरस रही हैं इस रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए। देखिए, इस तरह के हेलीकॉप्टर जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, आतंकियों को तलाश रहे हैं।
ये हेलीकॉप्टर कुलगाम के जंगल के आसमान के ऊपर। और आइए आपको बताऊं कि कैसे सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है जंगल में, कौन से खास हथियारों से इस बार सेना तैयारी में है आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में। कुलगाम के जंगलों में 4 दिनों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन 4 से 5 आतंकी अभी और छिपे हुए हैं। और इस घने जंगल में कई गुफाएं हैं, सुरंग हैं, पेड़ों से ढकी हुई छोटी छोटी चट्टानें, इसलिए आतंकियों के सटीक लोकेशन और उन पर एक्शन में वक्त लग रहा है। लेकिन अब सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए 2 ब्रह्मास्त्र उतार दिए हैं। सेना ने पहली बार इस ऑपरेशन में रुद्र हेलीकॉप्टर को उतारा है। जब दुश्मन कहीं छिप जाए या फिर भागे या फिर अचानक हमला करे, और ऐसी लड़ाई और ऑपरेशन के लिए भारत ने रुद्र बनाया है। इसमें लगी खास तोप गन 1 मिनट में 750 राउंड फायर करती है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इन्हीं से बुलेट्स निकलते हैं, गोलियां, मतलब आसमान से आतंकियों पर मिनटों में सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं। ये रॉकेट लॉन्चर से लैस है जो बिल से निकाल कर आतंकी को मारता है। रुद्र हेलीकॉप्टर में नाइट विजन और थर्मल कैमरे से भी लैस है, यानी रात में भी दिखाई देगा और बीच जंगल में कोई इंसान होगा उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। मतलब ये अंधेरे में भी आतंकियों को खोज निकालता है। ये एंटी टैंक मिसाइल हेलिना से लैस है जो बंकर भी उड़ा सकता है। रुद्र के आते ही आतंकियों की फायरिंग धीमी हो गई है और उनका मूवमेंट बंद हो गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए पहली बार यह हेक्साकॉप्टर उतारा गया है। हेक्साकॉप्टर ड्रोन में 6 रोटर यानी 6 पंखे लगे होते हैं और 6 विंग की वजह से यह बहुत स्थिर और भरोसे वाला भी होता है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन में 4 या 5 पंख वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसे ऐसे बनाया गया है कि पंख खराब हो जाए तो भी ये उड़ सकता है। यह हाईटेक ड्रोन आतंकियों की हर हलचल को कैद कर सकता है और अपने साथ 8 से 10 किलो हथियार और विस्फोटक भी ले जा सकता है। 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से यह आतंकियों पर काल की तरह मंडराता है। कुलगाम के घने जंगलों में यह हेक्साकॉप्टर काम कर रहा है, आतंकियों और उनके छिपे होने की जानकारी भी जमा कर रहा है और फिर उन पर बम बरसाकर उनके खात्मे में लगा हुआ है। अब ताज्जुब की बात यह है कि सेना आतंकियों को तलाश रही है और उन्हें मार रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कभी आतंकी खत्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ आतंकियों का खात्मा किया गया जो पहलगाम हमले में शामिल थे, उन आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सबूत के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो आप आतंकी देख रहे हैं, जिब्रान को आप देख रहे हैं, सुलेमान उर्फ आसिफ को आप देख रहे हैं और हमजा अफगान को आप देख रहे हैं। इन 3 आतंकियों को मारा गया। यही 3 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। इन 3 आतंकियों में से देखिए आतंकी का पाकिस्तानी वोटर कार्ड सामने आया है। ये आप देख रहे हैं, ये सुलेमान उर्फ आसिफ है। ये इसका वोटर कार्ड है जिसमें बाकायदा किनारे देखिए, जो वोटर कार्ड है ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का लोगो आप देख रहे हैं और सुलेमान की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। तस्वीर मिला लीजिए, जो वोटर कार्ड में तस्वीर लगी है और सुलेमान जो जिंदा है वो तस्वीर, यही सुलेमान उर्फ आसिफ है जिसे मारा गया। ये वोटर आईडी कार्ड ये साबित करता है कि ये पाकिस्तान का ही आतंकी था। और ताज्जुब की बात ये कि हमारे देश के नेता ये कह रहे थे कि इन आतंकियों के पाकिस्तानी होने के कोई सबूत नहीं है, हम बेवजह चिल्ला रहे हैं। तो अब सबूत के साथ, और खुद गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि ये पाकिस्तानी आतंकी है, हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। देखिए ये है सबूत। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के 3 गुनाहगार ढेर किए गए, सुलेमान शाह, अबू हमजा अफगान और यासिर उर्फ जिब्रान। तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने के पूरे सबूत मिल गए। इनके पास से पाकिस्तान के सरकार के दस्तावेज और सामान मिले। सुलेमान और अबू हमजा की जेब से तो 2 वोटर स्लिप भी मिली है। सोचिए, वोटर स्लिप पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी की हुई है बाकायदा,
लाहौर और गुजरांवाला की वोटर लिस्ट में भी इनके नाम दर्ज हैं। मतलब आतंकी पाकिस्तानी वोटर और पाकिस्तानी थे। आतंकियों के पास से सैटेलाइट फोन मिले जिसमें बाकायदा चिप लगी हुई थी। चिप की जांच की गई तो तीनों आतंकियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मिल गया है। मतलब आतंकियों के फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान हो गई है। आतंकियों के परिवार और घर का पता भी पाकिस्तानी मिला है। साथ ही आतंकियों के पास से कैंडीलैंड और चोकोमैक्स के रैपर भी मिले। यह कराची में बनी चॉकलेट ब्रांड है जो पूरे पाकिस्तान में चलती है और इसमें मई 2024 में मुजफ्फराबाद भेजे कंसाइनमेंट का नंबर भी मिला है। मतलब आतंकी पाकिस्तानी सामान लेकर पाकिस्तान से आए थे। साथ ही पहलगाम हमले के दौरान चली गोलियों के खोखे भी पहचान लिए गए। एनकाउंटर के बाद आतंकियों से बरामद राइफलों से ये मेल खाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद एक खून से सनी शर्ट मिली थी, उसका डीएनए लिया गया और एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से डीएनए मेल खाते हैं जो पहलगाम के गुनाहगारों के मारे जाने की पुष्टि थी। अब सुनिए जरा, यही बात गृह मंत्री ने भी संसद में बताई थी। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। आपने देख लिया कि आतंकियों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे सियासतदान पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, चाहे वो पी चिदम्बरम हो या मणिशंकर अय्यर हो। देखिए जरा फ्लोरिडा में क्या हो रहा है। फ्लोरिडा में हो रहा है रिजाइन असीम मुनीर। फ्लोरिडा के आसमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल फ्लोरिडा में T20 मैच चल रहा है पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का, और मैच के दौरान देखिए किसी ने आसमान में उड़ाया बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए कि असीम मुनीर इस्तीफा दो। असीम मुनीर के खिलाफ कितना गुस्सा है लोगों में, क्योंकि आतंकवाद को पालने पोसने वाला और उसका चलाने वाला असीम मुनीर ही है। तो असीम मुनीर अब क्या कर रहा है, भारत ने जो बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी कैंप उड़ाए, अब पाकिस्तान बड़े कैंप नहीं बना रहा है आतंकियों के लिए, अब छोटे छोटे कैंप बना रहा है, जिससे भारत अगर टारगेट करे तो एक बार में पहले सारे कैंप ध्वस्त ना हो, दूसरा ज्यादा आतंकी ना मारे जाएं। क्या मकसद है इसके पीछे? 3 महीने में पाकिस्तान और पीओके में ऐसे 15 नए कैंप बन गए। हाईटेक तकनीक से छोटे छोटे टेरर कैंप बनाने लगे हैं लोग, और इस काम में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उसका साथ दे रही है। आईएसआई ने टेरर कैंप और लॉन्च पैड्स के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की है। पहले एक कैंप में 100 से 150 आतंकी होते थे, अब 20 से 25 रखे जा रहे हैं। ये कैंप घने जंगलों में बनाए जा रहे हैं ताकि इनकी निगरानी से बचा जा सके। ड्रोन, रडार और सैटेलाइट मास्किंग जैसी तकनीक से इन्हें बनाया जा रहा है, और आतंकियों को ड्रोन और जासूसी उपकरणों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी कैंप में महिलाओं और बच्चों को बाकायदा ढाल के तौर पर रखा गया है ताकि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा सीधा हमला करने से बचे। यह आतंकी कैंप पीओके में केल, शारदी और दुदनियाल जैसी जगहों पर हैं। लिपा वैली, जांकोट और चकोटी में भी नए कैंप बनाए गए। जम्मू बॉर्डर के पास मसूर और चपरार हैं, वहां टेरर सेंटर ये बनाए गए हैं। बेशक छोटे ही आतंकी कैंप बना रहा हो, लेकिन भारत वो ताकत रखता है कि इन छोटे कैंप्स को भी तबाह कर सकता है। आज की एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार भी लगी है। राहुल को सुप्रीम फटकार। दरअसल आपको याद होगा साल 2020 में गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी, और यह झड़प ऐसी थी कि इसमें कुछ भारतीय जवान भी शहीद हुए और चीन के जवान भी मारे गए। लेकिन चीन कभी यह स्वीकार नहीं करता है। बाद में पता चला चीन के हमसे दोगुने जवान जो थे उनकी मौत हुई है। राहुल गांधी ने इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या कहा था, पहले वो सुनिए। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? अब देखिए, राहुल गांधी ने जो भी सेना को लेकर और जमीन कब्जाने को लेकर कहा था, यह मामला पहुंच गया देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई, 2 दिग्गज वकील शामिल हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभिषेक मनु सिंघवी और गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। शिकायतकर्ता की तरफ से गौरव भाटिया थे और राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी। तो देखिए जरा, बड़े वकील थे, कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, राहुल की कौन सी बात से कोर्ट नाराज था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह की पीठ में सुनवाई हुई। राहुल का पक्ष सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा, वहीं शिकायतकर्ता की तरफ से वकील गौरव भाटिया मौजूद थे। सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय श्रीवास्तव ने याचिका लगाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरा की शुरुआत की और कहा, अगर कोई विपक्षी नेता किसी मुद्दे को उठाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अगर प्रेस में छपी बातें भी नहीं कही जा सकती हैं तो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रिड हटाई प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल को जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते हैं? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये क्यों कहना है? आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां मौजूद थे? कोर्ट ने पूछा। क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय ये कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार दिया गया, यह चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्ष में हताहत होना असामान्य बात है? सिंघवी साहब ने कहा, राहुल केवल सही खुलासे और जानकारी को दबाने पर चिंता जता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच मौजूद है। याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यह शिकायत केवल सवाल उठाने के लिए, सिंघवी साहब ने कहा, उन्हें परेशान करने का एक प्रयास मात्र है। सवाल पूछना एक विपक्षी नेता का कर्तव्य है। धारा 223 बीएनएस के मुताबिक किसी आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त की पूर्व में जो जानकारी है जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 223 का यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने नहीं उठाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट में चुनौती मुख्य रूप से शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित थी। शिकायतकर्ता हालांकि पीड़ित व्यक्ति नहीं है लेकिन अपमानित व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई। यूपी सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में फिर मामले की सुनवाई होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन हड़प किए हैं। ये राहुल गांधी जी की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सामरिक विशेषज्ञों की और साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीर सारे कुछ समीक्षण करते हुए विशेषज्ञों ने ये नतीजे पर आए हैं। अभी सरकार कह रहे हैं कि बातचीत में बहुत बड़ा समाधान की रास्ता निकले, तो ये कहने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे जमीन उनके कब्जे में थे, इसलिए न चर्चा हो रहे। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। बड़ी बात यह है
कि राहुल गांधी पर कोई एक मामला नहीं चल रहा है बयानों को लेकर। उनके बयानों को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मामले तो कोर्ट में चल रहे हैं। कई मामलों में राहुल गांधी खुद कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं। जैसे एक मामला, राहुल गांधी ने 13 जनवरी को आरएसएस बीजेपी को घेरा था। आरएसएस 21वीं सदी के कौरव है, यह कहा था। इस मामले में हरिद्वार की अदालत में मामला लंबित है। गौरी लंकेश मर्डर में आरएसएस का हाथ, आरएसएस को जिम्मेदार बताया था राहुल गांधी ने। इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। ठाणे के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन जारी किया हुआ राहुल के खिलाफ। सावरकर को धोखेबाज बताया था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर हमला किया था। सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर धोखा दिया था और सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल ने कर्नाटक की रैली में यह विवादित बयान दिया था। सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई इस मामले में। इसमें राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई। हत्या का आरोपी बीजेपी प्रमुख अमित शाह पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। जबलपुर की रैली में विवादित बयान दिया राहुल ने और हत्या का आरोपी जब कहा वाह क्या शान है। इस मामले में अहमदाबाद रांची कोर्ट में सुनवाई हो रही है बाकायदा। आरएसएस ने मंदिर में नहीं घुसने दिया, आरएसएस ने असम के मंदिर में नहीं घुसने दिया, यह आरोप लगाया। गुवाहाटी की कोर्ट में इस केस में भी सुनवाई चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो राहुल गांधी पर एक मामला नहीं है। पता नहीं उनके बयान कौन लिखता है, उनके स्टेटमेंट कौन लिखता है। जो भी लिखता है वो ऐसा बयान देते हैं, फिर राहुल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। सियासतदानों को सुनिए। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान की या चाइना की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें देश को शर्मसार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जिस तरह से फटकार लगाई है, उनको अगर कुछ भी उनमें हो तो माफी देश से मांगनी चाहिए। वो क्या बोले हो तो आपने कहा, लेकिन उन्होंने स्टे भी तो कर दिया, स्टे भी तो किया, तो सुप्रीम कोर्ट को सोच के स्टे किया होगा ना। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि बताओ कि भाई क्या स्थिति क्या है, आप सही बोलो, बता दो। लेकिन आप सरकार से ही जो है स्पष्ट रूप से कुछ बता भी तो नहीं रही है। हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये बहुत पॉलिटिकल इशू है कि मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या नहीं दिया है, ये पूरा पढ़ना चाहिए। जब चाइना अक्साई चीन या जमीन कब्जाता था तब कांग्रेस पार्टी ने उस जमीन को लेने का एक भी प्रयास नहीं किया, उल्टा उस जमीन को छोड़ दिया। और आज सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर लगातार हमला कर रहे राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। राहुल गांधी जी आदतन ऑफेंडर है। सुप्रीम कोर्ट कहे कोई कहे, उनसे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। इस देश में जब भी एकजुटता की बात होती है, एकता की बात होती है, सेना के समर्थन की बात होती है। और ये बात एक सांसद के साथ आज क्या दिल्ली में घटना हुई। दिल्ली में महिला सांसद सुरक्षित नहीं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, संसद का सत्र चल रहा है तो बहुत से सांसद इस वक्त दिल्ली में हैं और ये सांसद जो दिल्ली में हैं ये सुबह की सैर को भी निकलते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, कांग्रेस की सांसद है आर सुधा। यह तस्वीर राहुल गांधी के साथ यात्रा के दौरान की आर सुधा की। आर सुधा ऐसे ही दिल्ली में मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और मॉर्निंग वॉक पर निकली तो उनकी कोई चेन खींच ले गया सांसद की। अगली तस्वीर देखिए, सांसद ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और सीधे गृह मंत्री अमित शाह के नाम ये चिट्ठी लिखी है। देखिए सांसद महोदय के साथ हुआ क्या, दिल्ली की सड़क पर सांसद की चेन कौन खींच ले गया। दरअसल दिल्ली में महिला सांसद से चेन स्नैचिंग से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस सांसद आर सुधा तमिलनाडु भवन में रह रही हैं। रोजाना सुबह की सैर के लिए निकलती हैं और आज सुबह एक और महिला सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक पर थी। तभी पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 के पास उनके साथ चेन स्नैचिंग हो गई। एक स्कूटी सवार बदमाश ने गले से सोने की चेन छीन ली। आरोपी ने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छिपाया हुआ था। वारदात को अंजाम देकर तेजी से फरार हो गया और इस मामले में सांसद को गले में चोटें भी आई हैं। महिला सांसद ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। चाणक्यपुरी दिल्ली का एक वीआईपी इलाका है। यहां कई देशों के दूतावास और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र मौजूद हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है इस वक्त। साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं।
आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है और शिकायत की है। सुनिए जरा आर सुधा खुद क्या कह रही हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं। Came near to me and pulled my chain. आरोपी मेरे पास आया, मेरी चेन खींची, मेरे कपड़े भी फाड़े क्योंकि मैं अपने कपड़े ठीक करने में लग गई। ऐसे में चेन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरोपी तो तुरंत मौके से फरार हो गया। मैं चिल्लाई, हर कोई सड़क पर था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस बात से मैं और ज्यादा हैरान हो गई कि एक महिला चिल्ला रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। Two women are shouting, nobody is rescuing. सामान्य महिलाओं को इस तरह की परेशानियां रोज झेलनी पड़ रही है, खासतौर दिल्ली जैसे शहरों में। हमें महिलाओं के प्रति सजग होना पड़ेगा और सभी पार्टियों को इस पर सोचना भी पड़ेगा और मुझे लगता है कि सभी पार्टियां इस पर सहमत जरूर होंगी। हमारी एक सांसद प्रातः काल में चाणक्यपुरी का इलाका जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहाँ उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रह ही नहीं गया है। तो आज आम आदमी की जिंदगी, संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है भाजपा सरकार। बहुत शर्म की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपने घर के पास लूटन जोन में उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि लोगों के साथ चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ी चोरी होना, पर्स खींच लेना, ये आम है। और अब तो दिल्ली के लोग इसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ समय व्यर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। आइए इन सब खबरों के बीच एक खबर और आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरिया में भी भोजपुरी सीखने का चलन बढ़ गया है। देखिए जरा, एक वीडियो आया है कोरिया से जहां एक शिक्षक भोजपुरी सिखा रहा है, बता रहा है भारत में कैसे बोलते हैं और कोरियन बच्चे पीछे से बोल रहे हैं। सुनिए जरा। We have to reply. When we meet someone for the first time, we say hello. In India, we say ka ho. Very nice, very nice. When we meet that same person again, then we say how have you been? In India, we say ka hal ba. Ka hal ba. Amazing. Okay, now we have to reply. We have to reply. We say theek ba. Theek ba. Fantastic. So sad, but we have to say goodbye to our friend. How do we say goodbye in India? Khush raho. When we meet someone for the first time, we say hello. In India, we say ka ho. Very nice, very nice. When we meet that same person again, then we say how have you been? In India, we say ka hal ba. Ka hal ba. Amazing. Okay, now we have to reply. We have to reply. We say theek ba. Theek ba. Fantastic. So sad, but we have to say goodbye to our. तो सोचिए, यहाँ महाराष्ट्र में हिंदी और भोजपुरी बोलने वालों के साथ मारपीट हो रही है और वहाँ कोरिया में भोजपुरी सीखा जा रहा है। एक और तस्वीर आई है, खबर दर्दनाक है। देख रहे हैं बिहार रोहतास से तस्वीर आई है। खतरनाक हादसा जिसमें आप थार गाड़ी को देख रहे हैं, किस तरह थार ने महिला को टक्कर मारी है। महिला की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मुख्तार का बेटा गिरफ्तार हो गया है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जेल में ही मौत हुई। उनका बेटा, छोटा बेटा जो अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल ये है मुख्तार का छोटा बेटा उमर। 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम अब्बास अंसारी है जो जेल में था, जमानत पर बाहर आया है। ये छोटा बेटा है उमर अंसारी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उमर की गिरफ्तारी हुई है। जो बड़ा भाई है अब्बास, उसके घर पर उमर मौजूद थे। अब्बास पहले विधायक था, सजा होने के बाद विधायकी चली गई है। उमर के घर पर पुलिस पहुंची है। उसके बाद ये यूपी पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया है, मुख्तार के बेटे को। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने साथ लेकर गई है, कोर्ट में पेश किया है। ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीर, उमर को पुलिस वैन लेकर पहुंची है। उमर पर फर्जीवाड़े का आरोप है। जिस मामले में यूपी पुलिस ने उमर को उठाया है, उसके बाद बाकायदा
पुलिस ने उमर को मीडिया के सामने भी खड़ा किया। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे पर योगी की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार का छोटा बेटा अपने भाई और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के घर पर था, तभी रात योगी की पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। डॉन के बेटे को वज्र वाहन में बिठाकर पुलिस रातों रात लखनऊ से गाजीपुर ले गई। अदालत में माफिया के बेटे की पेशी हुई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास पहले ही सालों से जेल में रहा और उसकी विधायकी तक छिन गई। अब मुख्तार के छोटे बेटे पर जिस तरह गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उससे लगता है कि उसे लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। अब आइए आपको बताऊं कि मुख्तार अंसारी के बेटे की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है, किस मामले में उसे अरेस्ट किया है पुलिस ने। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार हुआ। अदालत में जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई। यह मामला उमर के पिता यानी मुख्तार अंसारी की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यह कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की संपत्ति कुर्क की गई। उमर 10 करोड़ की ऐसी ही संपत्ति को बचाने की फिराक में था। इसके लिए उसने अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए। फर्जी हस्ताक्षर के साथ उसने शपथ पत्र अदालत में दाखिल कर दिया, यानी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए अदालत में याचिका लगा दी। मुख्तार के बेटे ने गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में यह अपील की थी, जबकि अफशा अंसारी फरार चल रही, यानी इनकी मां, उन पर 50,000 का इनाम है। शक के आधार पर अफशा के हस्ताक्षर पुराने दस्तावेज से मिलाए गए तो मामला फर्जी निकला, यानी उमर ने मां के जाली दस्तखत किए थे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के बेटे और वकील पर केस दर्ज हुआ है। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने अब्बास के घर से उमर को हिरासत में लिया है, जबकि इस मामले में मुख्तार के बेटे का वकील लियाकत अली फरार है और लियाकत अली को पुलिस ढूंढ रही है। सुनिए जरा एसपी गाजीपुर क्या कह रहे हैं। उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो यूपी से ही एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी पिछले दिनों सुर्खियों में रहे अपने बयानों को लेकर, अपने एक्शन को लेकर भी। अनुज चौधरी के लिए एक अच्छी खबर है कि अनुज चौधरी की पदोन्नति हो गई है और पहली बार जिस वर्ग में पदोन्नति हुई है इससे पहले नहीं हुई। यूपी के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में। संभल के सीओ रहे अनुज को अब प्रमोशन मिल गया है। डिप्टी एसपी रहे अनुज को अब एडिशनल एसपी यानी एएसपी बनाया जा रहा है। वो इस पद तक पहुंचने वाले यूपी के पहले अफसर हैं जो खेल कोटे से आए हैं। 2012 बैच के पुलिस अधिकारी अनुज को खेल कोटे की वजह से पहले नौकरी मिली, फिर हाल ही में डिप्टी एसपी के लिए 29 अफसरों के नाम पर चर्चा हुई। इसमें 11 अधिकारी अयोग्य पाए गए और बाकी किसी ने भी 12 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। ऐसे में अनुज अकेले पात्र बचे और जिनका नाम प्रमोशन के लिए सीएम योगी के पास भेजा गया। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बचपन में वो गांव के अखाड़ों में दंगल किया करते थे, फिर जल्दी कुश्ती में घर और गांव का नाम रोशन करने लगे। 1997 से 2014 तक वो कुश्ती में लगातार नेशनल चैंपियन रहे। एशियाई चैंपियनशिप में भी अनुज ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। 2001 में लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड मिला है और फिर पुलिस में भर्ती हुए तो धाकड़ पुलिस अधिकारी की पहचान भी बनाई है। तो अब एएसपी के पद पर उनकी पदोन्नति हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से खबर आपको दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश आजकल बाढ़ बारिश से बेहाल है। यूपी में बाढ़ पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। लेकिन पहली तस्वीर देखिए, ये चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन में भी बाढ़ बारिश के बाद हालात क्या है।
ये तस्वीर देखिए, शंघाई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शंघाई में देखिए सड़क पर पानी इस तरह से बह रहा है, मानिए नहर निकल गई हो शंघाई में। अब आपको लिए चलता हूं बिहार विधानसभा की तस्वीर देखिए जरा। नई विधानसभा जो बनी है, ऊपर से पानी चूरा है, ये है बिहार का हाल। गंगोत्री है, यहीं से गंगा निकलेगी। अब ये हमारे गंगोत्री है, यहीं से गंगा निकलेगी। अब ये हमारे अब देखिए यूपी लिए चलता हूं, उत्तर प्रदेश। ये पटना विधानसभा की, ये यूपी की तस्वीर है, टाइपोग्राफिक्स गलत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको दिखाते हैं कि मंत्रियों को लगाया गया था बाकायदा इसके लिए कि मंत्री जाएं, लेकिन मंत्री जी की अपनी गाड़ी फंस गई। ये देख रहे हैं, मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए, मंत्री जी की गाड़ी फंस गई। फिर ट्रैक्टर बुलाया गया, गाड़ी को बांधा गया और उसके बाद ये देखिए गाड़ी खींची जा रही है मंत्री जी की। पीलीभीत में मंत्री जितेंद्र प्रसाद की गाड़ी कच्ची सड़क पर फंसी, ट्रैक्टर से खींच कर निकाली गई। यूपी में बाढ़ बारिश से जारी बर्बादी पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीरों को लेकर सरकार को घेरा तो योगी ने अपनी टीम को मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव जी से पूछिए कि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ ने तबाही जरूर मचाई है, लेकिन योगी सरकार के एक्शन ने लोगों को राहत दी है। इस बाढ़ बारिश के हालात में देखिए योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश क्या कह रहे हैं और सच क्या है। अखिलेश ने कहा यूपी की सरकार सुपर वीआईपी की रैली कर सकती है, बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही। 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते भोजन और पीने के पानी की परेशानी हो रही है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का इलाज नहीं हो पा रहा है। किसान से लेकर दुकानदार तक अरबों का नुकसान हुआ है। वाराणसी में शवों के अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। स्मार्ट सिटी के दावे के बीच बाढ़ की तस्वीरें दहला देने वाली हैं। सीएम योगी खुद बाढ़ की रिपोर्ट ले रहे हैं। 11 मंत्रियों की टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी दौरा कर रहे हैं। अब तक 25,000 से ज्यादा का रेस्क्यू हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। सूबे में 39 जगहों पर खाने के लंगर चलाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए 778 टीमें गठित की गई हैं जो बाढ़ प्रभावितों का इलाज मुहैया कर रही हैं। अब तक 47,000 पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है। सुनिए जरा अब इस बाढ़ पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी, उनको अपने कार्यकाल की याद आएगी तो शर्म से इसी गंगा जी में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना कार्यकाल भूल जाता है। प्राकृतिक आपदा होती है, बाढ़ होती है। देश, प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों में है, दुनिया के सभी देशों में बाढ़ और भूकंप और सुनामी या मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। लेकिन सरकार ने जितना अच्छा प्रबंध किया है, पहले जल भर जाता था और कई दिन हो जाता था निकलने में। आज कुछ घंटों में अगर बाढ़ का पानी अंदर आता है तो उसको निकालने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को छुपाना चाहता है वह दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा मिलने वाले उपहारों को सजोया जा सकता है। बाढ़ दुनिया में आती है, लेकिन हमने उसकी रोकथाम के लिए क्या काम किए उस पे। और अब आपको बताऊं बाकी राज्यों का बाढ़ बारिश से हाल क्या है। कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई राज्यों में, कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। सबसे पहले देखिए यूपी, 45 जिलों में बारिश हो रही है और 24 घंटे में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टी हो गई है।
अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह गए। 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश मानसून सीजन में अब तक 184 की मौत हो चुकी है। अब तक 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 457 घर जमींदोज हो गए। 1192 को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में 295 सड़कें बंद हैं। 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह है इन राज्यों का हाल। आज एक दुखद खबर भी सामने आई। पूर्व सीएम झारखंड के शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगली तस्वीर देखिए, पीएम मोदी खुद श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हेमंत सोरेन मौजूद थे, उनके सुपुत्र। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया है। हेमंत सोरेन पिता को खोने का गम और दुख उन्हें इस तस्वीर से साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ पर हाथ रखा है, पीठ थपथपाई है और उन्हें हिम्मत बंधाई है। आइए आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या था उन्हें। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन ने आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा कई सियासी दलों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन बेहद भावुक हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री मोदी से लिपटकर रोते हुए भी नजर आए। शिबू सोरेन साहब का पार्थिव शरीर आज देर शाम रांची पहुंचा। कल यानी मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के मुताबिक शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। उनका अंतिम संस्कार में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। शिबू सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बाईं तरफ पैरालिसिस हो गया था। वो पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। वो काफी लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो पिछले 1 साल से डायलिसिस पर भी थे। उन्हें डायबिटीज भी थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हुई थी। शिबू सोरेन 81 साल के थे। वो गुरुजी के नाम से बहुत मशहूर थे। उनके चाहने वाले उन्हें दिशोम गुरुजी कहकर बुलाते थे। झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल में कोयला मंत्री थे। एक हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 3 बार के कार्यकाल में केवल 10 महीने सरकार चलाई। झारखंड की जनता ने उन्हें 6 बार जिताकर संसद भेजा। उनके निधन के बाद सुनिए जरा, सियासतदान उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिशोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की जनता, देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते रहे। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं। शिबू सोरेन जी का जाना समाज में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर गया है। जिस तरीके से उन्होंने समाज के वंचित वर्ग की आवाज बनने का उन्होंने काम किया, मुझे लगता है आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी आने वाली सदियों तक हर किसी को खलेगी। उनकी जगह शायद ही कोई और ले पाएगा। हमेशा और ये बारी है आज के सूत्र की। आप जिंदगी में किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। यह भेदभाव रंग के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी, धर्म और जाति के आधार पर भी हो सकता है, ऊंच नीच के आधार पर भी हो सकता है। लेकिन तरक्की के लिए, अपनी मंजिल के लिए और उसे हासिल करने के लिए सारे बहाने बहुत छोटे हैं। बराक ओबामा भी अगर ऐसा ही सोचते तो कभी अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन पाते। एक केन्याई नागरिक के बेटे ओबामा ने बचपन से बहुत मुश्किलें और संघर्ष झेला है। जब वो बहुत छोटे से थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया।
ओबामा जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी मां ने इंडोनेशिया के एक शख्स से शादी कर ली। फिर ओबामा कभी इंडोनेशिया में रहे तो कभी नाना नानी के पास अमेरिका में। स्कूल और कॉलेज में उन्हें काला कहकर चिढ़ाया जाता था। तब ओबामा ने तय कर लिया था कि रंगभेद के खिलाफ वो लोगों की सोच को बदलेंगे। इसके लिए ओबामा ने शिक्षा को हथियार बनाया, कोलंबिया और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर 10 साल तक शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई, लेकिन ओबामा ने आपा नहीं खोया। वो तथ्यों और बातों से जनता का दिल जीतते रहे। 8 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। आतंक से लेकर पर्यावरण और आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले लिए। शांति का नोबेल जीतने वाले ओबामा ने दुनिया को कई अहम सूत्र दिए। जिस इंसान में सहनशीलता, धैर्य और अपने मकसद को लेकर फोकस होता है वो एक दिन जीतता जरूर है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH